बच्चों आज का हमारा टॉपिक है थिन प्रिज्म। हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्राईहेड्रल प्रिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग थिन प्रिज्म पढ़ेंगे। थिन प्रिज्म बेसिकली अगर हम मोटा मोटा कहें तो एक ऐसी प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से कम है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री इस तरह का एंगल आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो थिन प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो मैं डायग्राम में जो बनाऊंगा बेटा वो थोड़ा सा एंगल आपको ज़्यादा दिखेगा ताकि हमारी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा क्लियर हमको दिखाई पड़े, ठीक है। तो चलिए एक थिन प्रिज्म बना लेते हैं कि ये बच्चों एक सपोज एक थिन प्रिज्म है, ठीक है। और ये जो एंगल है ए ये काफ़ी छोटा है, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, थिन प्रिज्म को पढ़ने से पहले अगर हम लोग को याद हो कि हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ते थे, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे छोटे हो तो ये स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मेट है ये किस तरह से चेंज होता है ये आप समझ सकते हो। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, है ना। साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं μ1 साइन I को I लिख सकता हूँ और μ2 साइन R को R लिख सकता हूँ। ये फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे छोटे एंगल्स के लिए बच्चों हम μ1 साइन I की जगह μ1 I इक्वल टू μ2 R यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं प्रिज्म पे। तो आपको जो लाइट रे प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती थी, ये मान लेते हैं नॉर्मल है, ये ऐसे अंदर जा रही है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये ऐसे जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस होता था। ये अंदर वाले एंगल होते थे R1 और R2। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ी थी प्रिज्म के लेक्चर में। क्या पढ़ी थी बेटा? तो एक तो हमने पढ़ी थी A इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। और दूसरा जो डेविएशन पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था I प्लस E माइनस A, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 2 ज्योमेट्रिकल इक्वेशन बच्चों डिस्कस करी थी। इसके अलावा एक इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज करते थे और एक इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज करते थे। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर आप सपोज देखिए कि अगर प्रॉपर उसी तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस तरह से हमने नॉर्मल प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पढ़ा था बच्चों, तो आप देख सकते हो कि A जब अगर 2 डिग्री है तो R1 R2 की वैल्यू और बहुत छोटी होगी, ठीक है ना। तो R1 R2 अगर बहुत छोटे छोटे हैं, R1 और R2 अगर वेरी स्मॉल हैं बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि जो I और E होंगे बाय स्नेल्स लॉ ये भी वेरी स्मॉल होंगे, ये भी बहुत छोटे छोटे होंगे। तो अगर ये भी बहुत छोटे छोटे हैं तो बच्चों अगर हम अब फर्दर इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो μ1 साइन I साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे, इस तरह से लगाएंगे μ1 I इक्वल टू μ2 R। सपोज एयर में बेटा, इस तरफ एयर है, मीडियम 1 है, इस तरफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ है बेटा, और राइट साइड में भी जो मीडियम है यहाँ पर भी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा लेफ्ट सरफेस पे तो आएगा 1 इंटू I इज इक्वल टू μ इंटू R1, ठीक है। और अगर इस सरफेस पे लगाऊंगा तो दिस इज μ R2 इज इक्वल टू 1 इंटू E, है ना। साइन थीटा को थीटा लिख लिया है, तो एक स्नेल्स लॉ यहाँ पे है, एक स्नेल्स लॉ यहाँ पे। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि जो डेविएशन आ रहा है दैट इज I प्लस E माइनस A। तो I की वैल्यू यहाँ से μ R1 है, ठीक है, μ R1। E की वैल्यू μ R2 है, E की वैल्यू μ R2 है माइनस A। μ कॉमन आ जाएगा, इट इज R1 प्लस R2 माइनस A। R1 प्लस R2 A है, सो इट इज μ A माइनस A, तो μ माइनस 1 इंटू A। तो थिन प्रिज्म का जो डेविएशन आ रहा है बेटा, थिन प्रिज्म का डेविएशन क्या आया? तो थिन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज μ माइनस 1 इंटू A, ठीक है। म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और A जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। बट ध्यान रहे ये जो हमारा आया है ये फॉर ए थिन प्रिज्म 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से दिया जाएगा।
आपको एंगल, तब आप ये अप्लाई करेंगे। एक खास बात और देख सकते हैं आप इसमें कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये हमारा इंडिपेंडेंट है ऑफ I1 एंड I2। मतलब जो थिन प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर कोई लाइट रे प्रॉपर रिफ्रेक्ट हो रही है, जिस तरह से एक नॉर्मल ट्राइहेड्रल प्रिज्म से रिफ्रेक्शन होता है, तो अगर वो लाइट रे रिफ्रेक्ट हो रही है तो फिर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बातें आपसे बताऊं, तो जैसे यहां पर मैं दिखाता हूं, मान लेते हैं एक बहुत ही थिन प्रिज्म है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है और एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री है, ठीक है, या 2 डिग्री सपोज। तो जो इसका डेविएशन आएगा इट इज μ-1, 3/2 -1 इंटू 2 डिग्री, इट इज 1 डिग्री। मतलब जो भी लाइट रे जाएगी वो 1 डिग्री टूवर्ड्स द बेस, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइट रे जा रहा हूँ, सपोज डाल रहा हूँ और ये रिफ्रेक्ट हो रही है, सपोज TIR नहीं हो रहा है इसका अंदर, तो ये लाइट रे ऐसे जाने के बाद जब ये ऐसे निकलेगी तो ये 1 डिग्री टूवर्ड्स द बेस आपका डेविएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं सेम प्रिज्म से बेटा कोई लाइट रे ऑलरेडी 1 डिग्री ले लूँ, हॉरिजॉन्टल से 1 डिग्री ऊपर रखूँगा, तो भी ये लाइट रे जब रिफ्रेक्ट होके निकलेगी तो दिस विल बी 1 डिग्री डेविएशन। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल से 1 डिग्री बना रही थी तो रिफ्रेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। तो जो भी लाइट रे होंगी अगर वो रिफ्रेक्ट हो रही है प्रॉपर, इस तरह से अगर हमने लाइट रे डाली तो ये इस डायरेक्शन से थी, तो रिफ्रेक्शन के बाद दिस विल बी 1 डिग्री। तो अगर लाइट रे प्रॉपर रिफ्रेक्ट हो रही जिस तरह से रिफ्रेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड नहीं करेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, μ-1 इंटू a, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट वेरिएशन होता है बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट वेरिएशन ये होता है कि अगर एयर की जगह एक थिन प्रिज्म है, मान लेते हैं एक बहुत ही थिन प्रिज्म है, और एयर की जगह हमने मान लेते हैं कि एक कोई लिक्विड चारों तरफ उसके सेम लिक्विड ऐसे भर दिया, तो ये म्यू लिक्विड हो जाएगा, ये म्यू लिक्विड हो जाएगा, ये म्यू। तो जो भी आपने स्नेल्स लॉ लगाए हैं, जहां पे 1 लिखा है स्नेल्स लॉ, म्यू लिक्विड साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1, या साइन थीटा को आप सिंपल I लिख सकते हैं। तो म्यू लिक्विड I इक्वल टू म्यू R1, फिर म्यू R2 इज इक्वल टू म्यू लिक्विड इंटू E, इस तरह से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो आप चाहते हैं तो फिर से रिलेशन आप निकाल सकते हैं सेम इक्वेशन यूज करके, बट डायरेक्टली मैंने हमेशा बोला है कि जब भी ऐसा चेंज किया जाए तो जिस लिक्विड को आप उसके सराउंडिंग में फिलअप कर रहे हैं, प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिलेटिव में क्या होगा, तो म्यू के जगह फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू रिलेटिव -1 इंटू a आएगा। म्यू रिलेटिव का मतलब है प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का, लिक्विड के रिलेटिव में इंटू a, ठीक है। तो इस तरह से आप डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी लिक्विड में हम थिन प्रिज्म को डुबाएंगे, तो एक तो फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरा ये है कि अगर लिक्विड आ जाए एयर की जगह, तो म्यू की जगह बस सिंपल क्या करना है, म्यू रिलेटिव करना। म्यू रिलेटिव मतलब प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिलेटिव में, दैट इज म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू लिक्विड, ठीक है। तो चलो फटाक से मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक ये है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर वाटर है, बाहर वाटर है बेटा दोनों तरफ, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और एक लाइट रे आती है और हमसे कहा जाता है कि बताइए इस लाइट रे का डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन होगा, दिस इज म्यू रिलेटिव -1 इंटू a, तो म्यू रिलेटिव जो आएगा दैट इज 3/2 अपॉन 4/3 -1 इंटू 2 डिग्री। तो ये आ जाएगा 9/8 -1 इंटू 2 डिग्री, तो ये 1/8 इंटू 2, 1/4 डिग्री इज योर आंसर। 1/4 डिग्री विल बी द डेविएशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला बच्चों आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें और हम लोग कर लेते हैं थिन प्रिज्म में।
अब मान लेते हैं मल्टीपल प्रिज्म हमने सीरीज में लगा दी। जैसे मान लेते हैं बेटा एक प्रिज्म हमने ऐसे रख दी, दूसरी प्रिज्म हमने ऐसे रख दी, ठीक है, और एक दो प्रिज्म और रख सकते हो। और कोई लाइट रे मान लेते हैं यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये एंगल ए है, A1 मान लेते हैं, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो A2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का डेविएशन μ1 -1 इंटू A1, सेकेंड वाले का डेविएशन बेटा क्या आएगा μ2 -1 इंटू A2, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। ऑल राइट, तो अब अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट नेट डेविएशन, फाइंड आउट नेट डेविएशन, तो जरा पता करो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट डेविएशन कैसे आएगा, है ना, पता करो। तो बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जो भी प्रिज्म है वो लाइट रे को अपने बेस की तरफ डेविएट कर देगी, बेंड कर देगी निकलने के बाद। तो ये लाइट रे क्या करेगी, ऐसे रिफ्रेक्शन होगा, दो रिफ्रेक्शन में डिटेल में नहीं दिखा रहा हूं, और ये क्लॉकवाइज ऐसे बेस की तरफ क्लॉकवाइज नीचे की तरफ ऐसे लाइट रे को बेंड करेगी। फिर ये लाइट रे अगर रिफ्रेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ये भी उसी डायरेक्शन में बेंड करेगी। तो जो दोनों का डेविएशन है बेटा वो सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिचुएशन में जो नेट डेविएशन होगा वो ऐड हो जाएगा del1 प्लस del2। अगर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये सिंपल वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी नेट डेविएशन है वो क्लॉकवाइज आ जाएगा और ये ए की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है ना, कि 2 डिग्री 1 डिग्री क्या है और म्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी। बट अगर प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बेटा कुछ इस तरह का होगा, मान लेते हैं कि ये थिन प्रिज्म इस तरह से रखी है, दिस एंगल इज A1, दिस इज μ1, ठीक है, सपोज μ1 की वैल्यू जो है वो 2 है और A1 की वैल्यू 2 डिग्री है, और दूसरी प्रिज्म को हमने इस तरह से उल्टा करके रख दिया है, ये एंगल A2 है सपोज 1 डिग्री, और जो म्यू की वैल्यू है वो 3/2 है और चारों तरफ एयर है। अब यहां से अगर कोई लाइट रे बच्चों मान लेते हैं पास हो रही है, यहां से कोई लाइट रे पास हो रही है और हमसे कहा जाता है कि नेट डेविएशन कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट डेविएशन, समझ ही में आ रहा होगा। तो देखो पहली वाली प्रिज्म यार किस डायरेक्शन में डेविएट करेगी, पहली वाली प्रिज्म ऐसे जाएगी तो बेस की तरफ यानी क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। तो पहली वाली प्रिज्म का क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, बट दूसरी वाली प्रिज्म जब डेविएट करेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगी, ठीक है, उसका बेस इधर है तो बेस की तरफ ऐसे डेविएट करेगी। तो पास होने के बाद जो नेट डेविएशन आप निकालेंगे दैट इज del1 माइनस del2। मान लेता हूं del1 बड़ा है, यहां से del1 अगर आप निकालेंगे फर्स्ट वाले का डेविएशन तो 2 - 1 इंटू 2 डिग्री इट इज 2 डिग्री, और सेकेंड वाले का म्यू -1 अप्लाई कर रहा हूं मैं, 3/2 - 1 इंटू 1 डिग्री इट इज 1/2 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये -1/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट इज 1.5 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑल राइट, तो इस तरह से बेटा कुछ सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए अच्छे से इसको। चलिए, तो एक सिंपल रिजल्ट है, इसमें कुछ है नहीं, बस थिन प्रिज्म में आपको बस सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, एक प्रिज्म है बेटा यहाँ पे, इसका म्यू की वैल्यू 3/2 है और एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइट रे यहां से पास होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइट रे यहां से पास हो रही है, और यहां पर एक वर्टिकल प्लेन मिरर आपने ऐसे लगा रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट नेट डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म then reflection from the plane mirror। मतलब ये लाइट रे जब इस थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो नेट डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है
व्हाट विल बी द नेट डेविएशन। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाली लाइट रे जब यहाँ से पास होगी तो ऐसे रिफ्रेक्ट होगी, 2 रिफ्रेक्शन के बाद ऐसे जाएगी और अपने बेस की तरफ डेल वन कितना आएगा, तो मैं म्यू माइनस 1 इंटू ए अप्लाई करता हूँ, तो म्यू है बेटा 3/2 माइनस 1 इंटू 2 डिग्री, इट इज 1 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 1 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डेविएट हो जाएगी। तो प्रिज्म ने डेविएट किया लाइट रे को 1 डिग्री क्लॉकवाइज। चूंकि ये लाइट रे हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइट रे थी, तो ये जो एंगल बनेगा 1 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनेगा, है ना। अब मिरर वर्टिकल है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं बेटा, नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा मिरर के परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन में वो दो हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर ये 1 डिग्री आया है तो ये भी 1 डिग्री होगा, मतलब प्लेन मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बेटा आई है वो भी 1 डिग्री है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे करा दूं, इस तरह से रिफ्लेक्शन करा दूं, तो दिस विल ऑल्सो बी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री आएगा। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा I = R फॉलो करेगा। तो आप देख सकते हो प्लेन मिरर ने कितना डेविएट किया, तो लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट ना होती तो इस डायरेक्शन में जाती और चली गई इस डायरेक्शन में, तो दिस इज योर सेकेंड डेविएशन, है ना। और ये अगर आप देख रहे हो टोटल 180 डिग्री है, उसमें 2 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 180 माइनस 2 इंटू 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री ऐड कर दिया हमने, तो इट इज 178 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये फॉर्मूला भी आप प्लेन मिरर में मैंने पढ़ाया आपको, प्लेन मिरर का जो डेविएशन होता है इट इज 180 माइनस 2i। तो जो del2 आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा बेटा, 178 आ रहा है। अब पहला वाला 1 डिग्री क्लॉकवाइज है, 178 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो जो नेट डेविएशन आ रहा है इट इज 179 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका जो आंसर है नेट डेविएशन का ये है 179 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जेई मेन में ऑब्जेक्टिव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, वो नहीं आएंगे, बट चीज़ों को सीखने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ते हैं और ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम में एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थिन प्रिज्म में जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ध्यान से जरा देखिएगा इसको। तो इसमें मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट formed by a thin prism। एक थिन प्रिज्म पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाती है। बेटा हमारे पास मान लेते हैं कि ये थिन प्रिज्म है, बहुत ही पतली है, इसका एंगल a है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो डेविएशन आएगा दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये डेविएशन होगा। अब सपोज मैं इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रख देता हूं, यहां पर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रख दिया और इसके थ्रू जितने भी लाइट रेज से पास होंगी, जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इमेज कैसे बनेगी, तो भाई यहां से जो इंसिडेंट रे प्रिज्म पे पड़ेंगी वो रिफ्रैक्ट होके बच्चों प्रिज्म से पास होंगी। और चूंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा इमेज कहलाएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइट रे जो जाएगी वो डेविएशन होने के बाद मैं इस तरह से बना देता हूं, एंगल हालांकि बहुत छोटा होगा बेटा, ये ऐसे जाएगी और ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो डेल बनेगा। अगर, और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो थिन प्रिज्म का है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से अगर मैं कोई लाइट रे ऐसे, वैसे तो आप बहुत सारी लाइट रे बना सकते हो पर दो मेन लाइट रे, ये मैं डेल एंगल ले लेता हूं। अगर कोई लाइट रे मैं इंसिडेंट रे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल से डेल एंगल पे ले रहा हूं, तो जब ये डेल एंगल टुवर्ड्स द बेस डेविएट होगी तो ये जब डेल एंगल ऐसे रोटेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ऑलरेडी डेल एंगल बना रही है, तो ये ऐसे निकलेगी और ऐसे हॉरिजॉन्टल निकलेगी। अगर इन रिफ्रैक्टेड रे को हम देखें तो ये डाइवर्जिंग रे हैं और ये रियलिटी में कट नहीं करेंगे। और यहां पर एक ऑब्जर्वर है और ये उसकी आंखें हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे उसकी आंखों पर पड़ेंगी, बट उसको जो इमेज दिखाई पड़ेगा, अगर यहां पर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा और इसको इस वाली लाइट रे को एक्सटेंड करूंगा तो यहां पर आके
मिलेगी। तो आप देखोगे कि नियर अबाउट इस ऑब्जेक्ट के ही ऊपर एक इमेज बनती है और यहां से d डिस्टेंस पे बनती है। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज d। अगर आप बीच में और भी कई सारी लाइट रे चाहो रिफ्लेक्ट करा सकते हो, रिफ्लेक्शन करने के बाद ये ऐसे जाएगी, जब इन्हें पीछे जाओगे तो यहां मिलेगी। मतलब जितनी भी लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट होंगी सब इक्वल एंगल रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्टेड एक पॉइंट पे फोकस होती हुई नजर आएंगी, जिसे हम इमेज कहेंगे। तो मेनली हमें यहां पर सिर्फ दो लाइट रे बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल वाली जो डेल एंगल पे जा रही है और जो डेल एंगल वाली वो हॉरिजॉन्टल हो जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल था वो डेल था, या ये एंगल जो है वो डेल